आज हमने पढ़ना है सेक्शन 7। सेक्शन 7 ये कहता है कि जहां एक से ज्यादा जो है वो प्लेंटिफ्स मौजूद होते हैं, एक से ज्यादा लोगों का जो हक है कि वो कोई दावा दायर कर सकें, वो कोई दरखास्त दे सकें, वो कोई अपील दायर कर सकें, और उनमें से कोई एक आध माइनर है, कोई एक आध, वन ऑफ सेवरल प्लेंटिफ्स का लफ्ज है कि उन सेवरल प्लेंटिफ्स में से अगर कोई एक आध जो है वो लीगल डिसेबल है, माइनर है, या वो जो है अपना इनसेन है, या वो इडियट है, तो अब यहां एक वर्ड इस्तेमाल हुआ है कंकरेंस। उसने लिखा कि अगर इसकी मंजूरी, इसकी मौजूदगी के बगैर अगर उस दावे का फैसला हो सकता है, अगर उसकी कंकरेंस के बगैर इस दावे का फैसला हो सकता है, तो फिर टाइम नहीं रुकेगा, टाइम सबके लिए चलता जाएगा। ठीक है। और अगर उस माइनर, उस लीगल डिसेबल जो कि सेवरल प्लेंटिफ्स में से एक था, अगर उस बंदे की वजह से, उसकी कंकरेंस की वजह से जो है, अगर उसकी वजह से कोई फैसला कोर्ट नहीं कर पाती या वो फैसला नहीं हो सकता, तो फिर वो टाइम सबके लिए रुक जाएगा। ठीक हो गया। सेक्शन 7 ने ये बात की। सेक्शन 8 ने एक एग्जेप्शन दे दी इस 6 और 7 के रूल के ऊपर। उसने सिर्फ सूट एक ही बताया है, प्रीएम्पशन सूट। प्रीएम्पशन सूट की सूरत में उसने कहा है कि इसमें कोई किसी किस्म की कोई लिमिटेशन नहीं होगी, ये किसी, इस पर रूल 6 और 7 अप्लाई नहीं होगा। प्रीएम्पशन सूट वो हक शुफा का जो दावा होता है, जी जी, नहीं नहीं, ये इसके लिए कोई उसने लिमिटेशन का जिक्र ही नहीं किया, जो पहली बात लिखी। और उसने आगे फिर या में ये कह दिया कि चलो जी, अगर इसके लिए अगर कोई है भी सही, तो वो सिर्फ 3 साल तक का अरसा है कि जिस वक्त उसकी लीगल डिसेबिलिटी सीज होती है, तो उससे 3 साल के अंदर अंदर जो है वो दावा प्रीएम्पशन सूट फाइल कर सकता है। ठीक हो गया जी। ये जो रूल है सेक्शन 9 का, ये कहता है कि अगर एक दफा लिमिटेशन का टाइम स्टार्ट हो जाए, शुरू हो जाए, स्टार्ट्स टू रन, तो उसके बाद अगर कोई लीगल डिसेबिलिटी आ भी जाए तो भी ये नहीं रुकेगा। ठीक है। सब्सिक्वेंट डिसेबिलिटी अगर हो जाए, उसके बाद, मिसाल के तौर पर आज मुझे पता चल गया कि फलां जो है कॉज ऑफ एक्शन आज बन गया है, मुझे पता चला जी मेरी तो फलां प्रॉपर्टी जो है वो किसी और के नाम हो चुकी है, तो मेरे पास अब डेक्लेरेटरी सूट का जो है वो मैंने दावा दायर करना है। आज मैं ठीक हूं, कल मैं वकील के पास जाने से पहले मैं पागल हो जाता हूं। ठीक है। अगर मैं पागल हो गया, तो अगर मेरी वो वाला स्टेटस जो है अगर वो रहा 6 साल, 7 साल या 8 साल, तो मेरे लिए ये जो है ये डिसेबिलिटी जो है ये मेरे टाइम को नहीं रोकेगी, मेरा टाइम शुरू हो गया है। ठीक है। सेक्शन 9 ने यही बात की कि अगर एक दफा आपकी लिमिटेशन का टाइम चलना शुरू हो जाए, तो फिर इसके बाद कोई भी डिसेबिलिटी हो जाए तो आपका टाइम नहीं रुकता। बात की समझ आई है? ठीक है। सूट्स अगेंस्ट ट्रस्टी, कोई भी दावा जो कि है नो सूट अगेंस्ट अ पर्सन इन होम प्रॉपर्टी हैज बिकम वेस्टेड इन ट्रस्ट, कि आपने किसी भी शख्स के खिलाफ, जो शख्स आपको, अगर किसी शख्स ने, आपने अगर किसी शख्स को कोई प्रॉपर्टी ट्रस्ट में दी हुई है, ठीक है, प्रॉपर्टी वेस्टेड इन ट्रस्ट, ट्रस्ट में आपने उसको दी हुई है फॉर द स्पेसिफिक पर्पज, किसी खास मकसद के लिए, आर अगेंस्ट हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव फॉर द पर्पज of following in their hands such property or proceeds thereof, or for an account of such property or proceeds shall be barred by any length of time। यहां उसने कहा कि आपने अगर किसी शख्स को कोई प्रॉपर्टी दी हुई है इस मकसद के लिए कि उसको ट्रस्ट दिया हुआ, आपने किसी को ट्रस्ट में दी हुई है, और आप अगर उसे ये कहेंगे ना कल को
कि भाई मैं आपके खिलाफ केस करता हूं, आप मेरे हाथ पे बैयत कर लो। बैयत समझते हो ना, आप मेरे फॉलोअर हो जाओ, मेरे हाथ पे बैयत कर लो। तो उस हिसाब से उसने कहा कि ऐसे किसी भी दावे के लिए जो है वो कोई किसी किस्म का कोई लिमिटेशन नहीं है। ट्रस्ट समझते हो क्या होता है? ट्रस्ट पढ़ा है आपने? उसमें कौन सा था ये भला? इक्विटी में था ट्रस्ट, लॉ ऑफ इक्विटी में ट्रस्ट हमने पढ़ा था। ट्रस्ट क्या होता है कि आपने उसको बगैर किसी लालच के, बगैर किसी कंसिडरेशन के, किसी पब्लिक पॉलिसी को देखते हुए, किसी शख्स की, किसी पब्लिक मतलब उसको आप ये कह लें कि बेनिफिशियरी उसकी पब्लिक हो, ठीक है, हाँ, मफाद आमा के लिए आप उसको वक्फ कर दें, वक्फ कर दें, तो वो क्या होगी? वो ट्रस्ट होगी। और उसमें दी गई कोई प्रॉपर्टी, अगर आपने किसी को वो प्रॉपर्टी दी है और आप चाहते हो कि भाई अब ऐसे करके उस प्रॉपर्टी में से जो प्रोसीड्स होते हैं, जो उसकी आमदनी होती है, उसमें से जो पैसा निकल रहा है, आप कहो कि भाई उसकी प्रोसीड्स मुझे दो या मेरे हाथ पर बैयत करो, ठीक है, मेरे फॉलोअर हो जाओ। उसके लिए अगर आप किसी भी शख्स के खिलाफ दावा दायर करते हो तो फिर क्या होगा? उसके लिए नो टाइम गिवन, कोई भी वक्त नहीं दिया गया, उस पर कोई लिमिटेशन अप्लाई ही नहीं होती। ठीक हो गया। सेक्शन 11 है, ठीक हो गया। सेक्शन 11 ने यह कहा कि अगर कोई भी दावा किसी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट की कंप्लाइंस के लिए किया गया है जो कि पाकिस्तान से बाहर कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट पार्टीज ए और बी जो हैं, अगर दो पार्टीज हैं और वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं जाके भारत में, हैं वो पाकिस्तानी, लेकिन वो कहां करती हैं? उनका कॉन्ट्रैक्ट होता है भारत में, ठीक है, उनमें से कोई एक आध भी अगर पाकिस्तानी हो इवन, तो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया भारत में। अब उसमें से जो पाकिस्तानी था उसने आके दावा किया पाकिस्तान में, तो सेक्शन जो 11 है ये कहता है कि फिर उस पर पाकिस्तान वाला लिमिटेशन एक्ट जो है वो अप्लाई होगा, ना कि वो ये कहेगा नहीं जी नहीं, ये तो दावा जो है वो चूंकि भारत में हुआ था तो भारत के लिए इसका टाइम पीरियड है 10 साल, 50 साल, 30 साल, पाकिस्तान में उसका 3 साल है, तो उस पर जो लिमिटेशन पीरियड, जो लिमिटेशन लॉ अप्लाई होगा वो पाकिस्तान वाला ही होगा। ठीक हो गया। सेक्शन जी बिल्कुल, जी बिल्कुल बिल्कुल, रूल्स वही के होंगे जहां दावा दायर होगा। अगर आप इसको जनरल सेंस में ले लें, अगर ये पाकिस्तान में दावा दायर होगा तो इस पर पाकिस्तान का लॉ ऑफ लिमिटेशन अप्लाई होगा, अगर भारत में होगा तो वहां पर उसका लॉ ऑफ लिमिटेशन अप्लाई होगा। ठीक है। सेक्शन 12 इसने कहा कि where a decree is appealed from or sought to be reviewed, the time requisite for obtaining a copy of judgment on which it founded shall be excluded। कोई डिग्री है या कोई ऐसा जो है वो रिव्यू है किसी डिग्री पर, अगर कोई रिव्यू होना है या उसकी अपील होनी है उस डिग्री की, तो उसके लिए अगर मिसाल के तौर पर एक अपील है, उसका टाइम है 30 दिन का। ठीक है, आपने कॉपी अप्लाई की, कॉपी अप्लाई की आज, आपने कल फैसला हुआ था, आज आपने कॉपी अप्लाई कर दी, कॉपी पे लग गया जी 35 दिन, आपका तो टाइम बार्ड होगी अपील। लेकिन यहां यह बता दिया गया कि अगर कॉपी इस दौरान में जितना भी टाइम कॉपी बनने पर लगा है ना, उसको भी निकाल दिया जाएगा। इसमें अपील ही नहीं, कोई एप्लीकेशन भी हो सकते हैं इंटरा मॉडल वगैरह के, जब हमने लिखने में सिग्नेचर होने में टाइम लग गया। नहीं उसका नहीं है, उस सिर्फ नहीं, सिर्फ उसने कहा कि जितनी देर कॉपी बनवाने में खर्च हुई, हाँ जितनी देर, देखे ना जब कॉपी बनती है स्टैंप लगाते हैं, उस पर लिखते हैं कि ये नकल फार्म किस दिन हुआ और कॉपी तैयार किस दिन हो गई। अच्छा, अब तैयार हुई, नकल फार्म गया आज, तैयार हो गई 10 दिन बाद, अब आपने उठाई 3 महीने बाद जाके कॉपी रिसीव की। अब आप ये कहो कि जी मैंने तो 3 महीने लग गए मुझे कॉपी बनवाते बनवाते, तो उसमें आपका कसूर है, कॉपिंग एजेंसी का कोई कसूर नहीं। तो फिर उसमें से एक्सक्लूड कितने दिन होंगे? 10 दिन, ना कि 3 महीने एक्सक्लूड होंगे। जब वो कॉपी इशू करते हैं वो टाइम जी उस पर नहीं, जिस दिन कॉपी बन गई, जिस दिन कॉपी बन गई, नकल फार्म की डेट जब जाती है तो नकल फार्म की वो डेट लिख देते हैं कि फलां दिन नकल फार्म आ गया। फिर जिस दिन वो कॉपी तैयार हो जाएगी वो भी आपको मैसेज आ जाएगा कि जी आपकी कॉपी तैयार हो गई है। ये 2 दिन के दरमियान जितना भी टाइम होगा वो एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। ठीक है। फिर उसने ये बात कही कि इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन, ये 12 की 12 3 है, 12 3
अच्छा, उसने कहा कि वेयर इन कंप्लीटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन प्रिस्क्राइब फॉर एन एप्लीकेशन टू सेट असाइड अवार्ड द टाइम रेगुलर, ये वही बातें चल रही हैं कि अगर कोई अवार्ड हो उसके लिए भी जो है जितनी देर कॉपी पर लग गई उस टाइम को भी एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। उसने कहा कि जी फॉर द पर्पज ऑफ सबसेक्शन 2, 3 एंड 4 द requisite of obtaining copy of a degree, sentence or order, judgment or award shall be deemed to be time interviewing between the day on which an application for the copy is made। वही बात कि हमने जिस दिन एप्लीकेशन यानी नकल फार्म दिया, नकल फार्म एप्लीकेशन ही होती है, जिस दिन हमने नकल फार्म दिया, ठीक है, उस दिन का डे एक्चुअली इंटीमेटेड टू द एप्लीकेंट टू बी द डे ऑन विच द कॉपी विल बी रेडी फॉर डिलीवरी। जिस दिन उसने कहा ना कि कॉपी तैयार हो गई है, अब डिलीवरी के लिए रेडी है, तो उसने इसीलिए एक्ट में भी लिख दिया ताकि ये मुबहम ना रहे कि जी कॉपी तो मैंने उठाई 35 दिन बाद, लेकिन तैयारी में वो उसके लगे 5 दिन, तो आप कहो जी मैंने तो, मुझे तो पता ही नहीं था जी कॉपी बन गई। तो उसने कहा कि जिस दिन रेडी फॉर डिलीवरी होगी वो बकायदा डेट लिखते हैं कि आज ये तैयार हो गई है, तो उस दिन आपका क्या होगा भला, उस दिन वो दिन आपके एक्सक्लूड कर दिए जाएंगे। ठीक हो गया जी। अब है जी, हम पढ़ेंगे सेक्शन 13। सेक्शन 13 कहता है कि वो टाइम अगर कोई शख्स एक दावा दायर करने का हक रखता है, लेकिन उस दावे का जो डिफेंडेंट है ना, वो या तो पाकिस्तान से बाहर गया हुआ है या वफाक के जो इलाके हैं उनसे, उस टेरिटरी से बाहर है, यानी कि पाकिस्तान से बाहर है, तो वो जितनी देर वो वहां रहेगा उस दौरानिए को जो है वो लिमिटेशन से एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। ठीक है, डिफेंडेंट, प्लेंटिफ नहीं, सिर्फ डिफेंडेंट, कि अगर कोई प्लेंटिफ मैं हूं, मैं दावा दायर कर सकता हूं, लेकिन मुजाहिद साहब जो है ये पाकिस्तान से, मैंने इनके खिलाफ कोई दावा दायर करना है, मुजाहिद साहब पाकिस्तान से बाहर गए हुए हैं, ये 8 साल नहीं आते, मैंने जो इनके खिलाफ दावा दायर करने था उसकी लिमिटेशन थी 3 साल, ठीक है, ये तो 8 साल नहीं आएंगे। अच्छा, ये जब 8 साल बाद आए तो ये आके कोर्ट में कहें कि जी देखे जी ये तो टाइम बार्ड है, तो ये कानून ने रोक दिया कि इसमें जिस दिन ये गए और जितनी देर ये वहां रहे और जब ये पाकिस्तान की टेरिटरी में दोबारा वापस आए, ये जितना भी अरसा इन्होंने बाहर गुजारा है वो सारे का सारा उसमें से प्लेंटिफ इनके आने का वेट क्यों करेगा? जी वेट करेगा, दावा दायर कर दे, वो जब आए तो नहीं, ये तो हम प्रैक्टिस तो यही है, प्रैक्टिस तो यही है कि एक्सपर्टी हम करवा के डिग्री करवा लेते हैं, लेकिन कानून ने अच्छा सुन लेना, ये सुन ले, ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है और हो भी ऐसे ही रहा है, लेकिन कानून ने ये एक फायदा दिया है कि अगर आप नहीं भी करते ना, ये ऐसे केसेस आए सामने कि लोगों ने ना किए, इंतजार में रह जी पाकिस्तान। अब देखे एक आम बंदे को तो नहीं पता कि वो कितनी देर इंतजार कर सकता है। अच्छा, उसने जो है वो यही समझता रहा जी पाकिस्तान से बाहर आएगा तो मैं दायर कर दूंगा, जब वो आया उन्होंने दायर किया तो उन्होंने जो है वो डिफेंस ले लिया इसी चीज का कि जी ये तो जो है वो टाइम बार्ड है, तो फिर इस सेक्शन ने उनकी मदद की, इन्होंने कहा कि जितनी देर जी बिल्कुल, आप जी बिल्कुल, उसके लिए कोई लिमिटेशन नहीं, ये सेक्शन 14 ने हमें दी है। ठीक है, उसके बाद सेक्शन 15 की बात करें। सेक्शन 15 ये कहता है हम कहां थे भला, 14 पढ़ने, हाँ 14, एक्सक्लूजन ऑफ टाइम ऑफ प्रोसीडिंग बोनाफाइडी इन कोर्ट विदाउट ज्यूरिसडिक्शन। अच्छा, ये इसमें हम अगर किसी भी उसको सूट को, किसी एप्लीकेशन को, किसी एग्जीक्यूशन को या किसी अपील को किसी ऐसे फोरम पे दायर कर देते हैं जहां की वो नहीं बनती होती, ठीक है, लेकिन बोनाफाइडली वो चलती भी रहती है, इन गुड फेथ मैंने की है, मैंने जानबूझकर नहीं टाइम जाया करने के लिए नहीं की, तो जो है जितनी देर वहां वो समात रहेगी, ये नहीं कि उस कोर्ट ने क्या किया, उस कोर्ट ने जाते ही ऑब्जेक्शन लगा दिया कि जी नॉट मेंटेनेबल या ज्यूरिसडिक्शन बार्ड है, ठीक है, तो फिर आप ये कहोगे जी मैंने तो उधर दायर की थी, वो जी 3 साल बाद आप फिर इधर आ गए, वो नहीं गिना जाएगा। जितनी देर वहां समात रहेगी, जितनी देर कोर्ट उसको एंटरटेन रखेगी, सिर्फ वही टाइम जो है उसको एक्सक्लूड किया जाएगा उस टाइम से, जो कि टाइम जो है वो अपना जितना टाइम जो है वो उस प्रोसीडिंग्स में वहां जाया हुआ है। ठीक है, उसके बाद
सेक्शन 15 जो है, एक्सक्लूजन ऑफ टाइम ड्यूरिंग विच प्रोसीडिंग्स आर सस्पेंडेड। जितनी देर किसी कोर्ट ने अगर किसी प्रॉपर्टी पर कोई इंजेक्टिव ऑर्डर पास कर दिया है, ठीक है, अगर किसी प्रोसीडिंग को कोर्ट ने स्टे कर दिया है किसी भी हवाले से, तो वो प्रोसीडिंग उस कोर्ट के इंजेक्टिव ऑर्डर के अगेंस्ट वो जितनी देर वो इंजेक्टिव ऑर्डर मौजूद रहा और उसने रोक के रखा उस दरखास्त को देने से, उस डिग्री की एग्जीक्यूशन से, तो वो जितना टाइम वो रुका रहा, जितनी देर उसको रोक दिया गया था, उतना टाइम जो है वो इसमें से एक्सक्लूड कर दिया जाएगा लिमिटेशन पीरियड में से। ठीक है।